अब एक सिंपल सा सवाल, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर क्या उन्हें पता होता है कि उनका पैसा एक्चुअली काम कैसे करता है? और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो क्या आप कॉन्फिडेंटली ये समझा पाते हो? तो यही गैप आज हम फिल करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो या ऑलरेडी हो लेकिन क्लैरिटी मिसिंग है तो आज के ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। वेलकम टू द एलिवेस्ट एकेडमी, जहां सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। मैं हूं अभिनंदन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनआईएसएम सीरीज 5A का चैप्टर 2 जो कि कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स है। इस चैप्टर का वेटेज है 6%, लेकिन सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, ये चैप्टर आपकी फाउंडेशन भी बनाता है। इस चैप्टर में हम म्यूचुअल फंड की दुनिया को एक एक करके समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, फिर देखेंगे कि सेबी ने इसे कितने कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है। पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा पूल ऑफ मनी होता है जो कई इन्वेस्टर्स के पैसे को मिलाकर बनाया जाता है। ये पूल मनी फिर इन्वेस्ट किया जाता है स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा। मतलब आप अकेले थोड़ा पैसा डालते हो, मैं थोड़ा पैसा डालता हूं और कई लोग मिलके एक बड़ा फंड बना लेते हैं। फिर एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। कुछ की पॉइंटर्स जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जहां पे आपका पैसा अलग अलग जगहों पे लगता है। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसे मैनेज करती है। इन्वेस्टर्स को यूनिट मिलता है उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से। रिटर्न मिलता है बेसिकली जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जो भी अंडरलाइंग एसेट्स में आपका पैसा लगा हुआ है, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। हर पूल ऑफ मनी को एक म्यूचुअल फंड स्कीम कहा जाता है जहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। मैं आपको एक एग्जाम टिप्स देता हूँ, जैसे कि म्यूचुअल फंड जो है इंडिया में एज अ ट्रस्ट के फॉर्म में कंस्टिट्यूटेड है, जो कि एज अ ट्रस्ट की तरह काम करता है। अब लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो एग्जाम में जरूरी है, ध्यान से आपको इसके समझना पड़ेगा। जैसे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, हर स्कीम का एक प्री अनाउंस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब पहले से बताया जाता है कि ये स्कीम कहाँ इन्वेस्ट करेगी। दूसरे टर्मिनोलॉजी की बात करी जाए, जैसे फेस वैल्यू, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग हर यूनिट की फेस वैल्यू होती है जो कि 10 रुपए रखी जाती है। कुछ पुरानी स्कीम्स मार्केट में अलग फेस वैल्यू की भी हो सकती हैं, लेकिन जनरली आपको 10 रुपए की देखने को मिलेगी। अब समझते हैं यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू फेस वैल्यू, यानी कि जो हमने 10 रुपए देखी थी। यानी अगर एक स्कीम में 1 करोड़ यूनिट्स होते हैं तो उनका यूनिट कैपिटल निकालना हो आपको, तो आप कैसे करोगे? 1 करोड़ इंटू 10 रुपीज, यानी कि 10 करोड़ रुपीज आपकी टोटल यूनिट कैपिटल निकल के आएगी। अब समझते हैं रेकरिंग एक्सपेंस। म्यूचुअल फंड चलाने के लिए डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स को फीस और कमीशंस देनी पड़ती है, जैसे कि फंड मैनेजर की फीस हो गई, रजिस्ट्रार्स की हो गई, कस्टोडियंस की हो गई। ये सारी फीस स्कीम के खर्चे से आती है, इन्हें रिकरिंग एक्सपेंस कहते हैं। रिकरिंग एक्सपेंस को स्कीम के एयूएम से एक परसेंटेज के रूप में चार्ज किया जाता है। अब समझते हैं नैव। नैव इज इक्वल टू नेट एसेट वैल्यू। नैव का मतलब है एक यूनिट की एक्चुअल कीमत कितनी है, राइट? फॉर्मूले की अगर बात करी जाए तो नैव इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नैव ही वो प्राइस होती है जिस पर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद या बेच सकते हो। अगले कॉन्सेप्ट की बात करी जाए, एनएफओ। एनएफओ स्टैंड्स फॉर न्यू फंड ऑफर। जहां कोई नई म्यूचुअल फंड स्कीम पहली बार इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल कराई जाती है, उसे एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी कंपनी का आईपीओ होता है, स्टॉक मार्केट में पहली बार लिस्टेड होने के लिए आपके लिए अवेलेबल होता है। यहाँ पे एग्जाम टिप्स की बात करी जाए तो एनएफओ का फुल फॉर्म यानी कि न्यू फंड ऑफर, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। और हाँ, एएमसी के अंडर ही फंड मैनेजर्स काम करते हैं जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। अब समझते हैं फंड मैनेजर। बेसिकली फंड मैनेजर एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल होता है जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करता है। फंड मैनेजर ही डिसाइड करता है कि स्कीम का पैसा कहाँ लगेगा, कब खरीदना है और कब बेचना है। अब समझते हैं एयूएम। एयूएम स्टैंड्स फॉर एसेट अंडर मैनेजमेंट। एयूएम का मतलब है कि एक फंड के अंडर कुल कितना एसेट है, उनकी टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है। एयूएम एक फंड की साइज बताता है।
जैसे अगर एक स्कीम का AUM 10,000 करोड़ है, इसका मतलब है उसके इन्वेस्टर्स का कुल 10,000 करोड़ रुपए का पैसा उस स्कीम में इन्वेस्टेड है। अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के क्या फायदे और क्या लिमिटेशंस होती हैं। पहले हम फायदे की बात करेंगे, यानी एडवांटेजेस को समझेंगे। पहला, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो तो आपका पैसा जो है कई जगहों में इन्वेस्ट होगा, जैसे कि स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, सेक्टर्स के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होगी। इसलिए एक जगह नुकसान होने पर पूरा पोर्टफोलियो सेफ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करी किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में, तो अगर वो सेक्टर डाउन होता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो हैम्पर हो सकता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन आपको म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स में देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं रिडक्शन इन रिस्क, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। आपने एक कोट सुना होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन ए सिंगल बास्केट, राइट। थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करी जाए, प्रोफेशनली मैनेजमेंट, यानी कि जो भी हमारा फंड मैनेजर होता है वो काफी क्वालिफाइड होता है, वेल एक्सपीरियंस्ड होता है और वो मार्केट में काफी रिसर्च के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट्स कराता है। अब बात करते हैं फोर्थ एडवांटेज की, जो कि है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा मिलता है, इसलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर इन्वेस्टर्स बहुत कम खर्च करता है। इसके बाद लिक्विडिटी, यहाँ पे आपको ओपन एंडेड फंड्स मिलते हैं जहाँ पे आप किसी भी वर्किंग डेज अपनी यूनिट्स रिडीम कर सकते हो या आप अपना पैसा वापस ले सकते हो। इसके साथ टैक्स डिफरल आपको देखने को मिलेगा। टैक्स तभी आपको देना पड़ता है जब आप अपनी यूनिट्स को बेचते हो, यानी पेमेंट ऑफ टैक्स एट द टाइम ऑफ सेल्स ओनली। तो जब तक आप होल्ड करोगे आपको किसी भी तरीके का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की। म्यूचुअल फंड में एक स्कीम होती है जिसको ELSS बोला जाता है, दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसकी ATC के अंदर में आपको डिडक्शन देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगी, जैसे आप SIP कर सकते हो, STP कर सकते हो, SWP कर सकते हो, जैसे आप कन्वीनियंस हो, जिस तरीके से आपको लगता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। रेगुलेटरी कंफर्ट की बात करी जाए तो सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है, इसलिए इन्वेस्टर्स का पैसा एक रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में सेफ रहता है। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप रेगुलरली मंथली बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, एक स्कीम से दूसरे स्कीम में आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। SWP स्टैंड फॉर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, आप रेगुलर एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ अपने स्कीम से कर सकते हो। अब कुछ लिमिटेशंस की बात करी जाए तो पहला लिमिटेशंस आप ये देखोगे कि लैक ऑफ कस्टमाइजेशन, यानी कि म्यूचुअल फंड एक रेडीमेड पोर्टफोलियो है, आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कौन से सेक्टर में या कौन से स्टॉक्स में आपको पैसा डालना चाहिए। सेकंड की बात करी जाए, चॉइस ओवरलोड, मार्केट में हजारों स्कीम्स हैं, इतनी चॉइस में से सही स्कीम चूज करना आपको कंफ्यूज कर सकता है। थर्ड, नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट, यानी कि इन्वेस्टर्स डायरेक्टली एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ सेबी ने एक्सपेंस पर कुछ लिमिटेशंस इंपोज करी हुई हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स के हाथ में नहीं है कि वो एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। ये चैप्टर एक सबसे इंपॉर्टेंट और बड़े सेक्शन पर म्यूचुअल फंड्स की क्लासिफिकेशन को समझाता है। सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम को 5 ब्रॉडर कैटेगराइजेशंस में डिवाइड किया। पहला, इक्विटी स्कीम, जो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाली स्कीम्स होती हैं। दूसरा, डेट स्कीम्स, जो बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती हैं। थर्ड, हाइब्रिड स्कीम, जो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करने वाली स्कीम्स होती हैं। फोर्थ, सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स, जो स्पेसिफिक गोल्स के लिए बनाई गई होती हैं। फिफ्थ, अदर स्कीम्स लाइक इंडेक्स फंड्स हो गए, ETFs हो गए, फंड्स ऑफ फंड्स हो गए, रियल एस्टेट्स हो गए, रीट्स और इनविट्स हो गए। इन्हें एक एक करके हम डिटेल्स में समझेंगे विथ ऑल सेबी डिफाइंड परसेंटेज के हिसाब से। अब समझते हैं सेबी कैटेगराइजेशंस ऑफ इक्विटी स्कीम, यानी कि इक्विटी स्कीम वो स्कीम है जो प्राइमरली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। सेबी ने उन्हें कैटेगराइज किया है कंपनीज के साइज के हिसाब से। पहले समझेंगे कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है।
सेबी के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप कहलाती हैं, वही 101 टू 250 कंपनी जो होती हैं वो मिड कैप कंपनीज कहलाती है। इसके अलावा 251 के बियॉन्ड जितनी भी कंपनीज होती हैं उसे हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। अब समझते हैं लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं। बेसिकली लार्ज कैप कंपनीज यानी टॉप 100 कंपनीज में प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे मिनिमम 80% ऑफ जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होती है। एग्जाम टिप्स की बात करी जाए तो लार्ज कैप फंड मिनिमम 80% इन लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अब समझते हैं मिड कैप फंड, यानी कि 101 टू 250 रैंक कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इसमें जो है 65% ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में होनी चाहिए। स्मॉल कैप फंड्स की बात करी जाए तो 251 ऑनवर्ड्स जो भी कंपनीज हैं इनमें इन्वेस्टमेंट आपको करनी होती है। इसमें इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, जिसमें 65% ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए। अब बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स की। इसमें आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में ही इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। मिनिमम 75% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होनी चाहिए। इसमें एक रूल और भी है कि आपको हर कैटेगरीज में यानी कि लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में 25, 25 और 25% ऑफ मिनिमम एलोकेशंस होनी चाहिए। अब अगले कैटेगरी की बात करी जाए जिसको लार्ज एंड मिड कैप बोला जाता है। बेसिकली लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में ये जो फंड है वो दोनों लार्ज और मिड दोनों ही कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि आप 35% लार्ज कैप में डालोगे और 35% आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो कुल 70% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगी आपकी इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होनी चाहिए। अगले कैटेगरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे भी देख पा रहे होगे, फ्लेक्सी कैप फंड जिसको बोला जाता है। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट या सबसे ज्यादा डिमांड में ये कैटेगरीज देखने को मिल रही है। ये भी क्या करता है, लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करता है, बिल्कुल मल्टी कैप जैसे। लेकिन फर्क यहाँ पे क्या है कि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को फ्रीडम होती है कि वो किसी भी कैप में कितनी भी इन्वेस्टमेंट करा सकता है। यानी कि जैसे हम मल्टी कैप में क्या देख रहे थे कि 25% की कैटेगरीज होती है, बट फ्लेक्सी कैप में क्या है कि अगर मैं फंड मैनेजर हूं तो मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं चाहूं तो लार्ज कैप इंक्रीज कर सकता हूं 70% तक, मैं चाहूं तो मिड कैप कर सकता हूं और मैं चाहूं तो स्मॉल कैप भी कर सकता हूं। यहाँ पे मुझे किसी भी तरीके की कोई कैपिंग देखने को नहीं मिलती है। एक ही चीज है कि आपको जो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगली कैटेगरीज की बात करी जाए जो कि फोकस्ड फंड है। यहाँ पे एक लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पे आप मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा। स्कीम को पहले मेंशन करना होता है कि वो कहाँ फोकस करेगी, यानी मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको अगेन 65% ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में देखने को मिलेगी। अब सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स की बात करी जाए तो ये फंड किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर या थीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम हो गई या ईएसजी थीम्स में इन्वेस्टमेंट ये करते हैं। मिनिमम आपको 80% उस पर्टिकुलर सेक्टर या थीम में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी जो कि इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। अब बात करते हैं ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ईएलएसएस एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम होता है जिसमें आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। इसमें जो इन्वेस्ट करता है उस पर आपको एटीसी के अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है अप टू 1.5 लाख पर ईयर। यहाँ पे भी मिनिमम 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में देखने को मिलती है। ईएलएसएस एक ऐसा इक्विटी स्कीम है जो टैक्स डिडक्शन आपको देता है। एग्जाम टिप्स की बात करी जाए तो ईएलएसएस के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें लॉक इन कितना होता है, जो कि 3 साल का आपको देखने को मिलता है। साथ के साथ आपको एटीसी का यहाँ पे बेनिफिट भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डिविडेंड यील्ड फंड। ये फंड उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो रेगुलर और कंसिस्टेंट डिविडेंड देते हैं। यहाँ पे अगेन मिनिमम 65% आप इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट देखोगे। अब बात करें वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड की, तो वैल्यू फंड वो स्टॉक्स खरीदता है जो अंडर वैल्यूड है, यानी जिनकी एक्चुअल वैल्यू मार्केट में नहीं दिख रही। वहीं कॉन्ट्रा फंड क्या करता है, कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजीज फॉलो करता है, यानी जब बाकी सब बेच रहे होते हैं
तब ये लोग मार्केट में पैसा डाल रहे होते हैं, और जब सब खरीद रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, अपना स्टॉक्स रिडीम कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी मिनिमम 65% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगी वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में देखने को मिलती है। अगले कैटेगरी की बात करी जाए जो कि है क्वांट फंड। क्वांट फंड एक स्पेशल म्यूचुअल फंड है जिसमें स्टॉक पिकिंग जो है वो एसेट एलोकेशन और स्टॉक पिकिंग दोनों ऑटोमेटेड सिस्टम और प्री डिफाइंड रूल्स से होती है। यहाँ ह्यूमन बायसनेस नहीं देखने को मिलती है क्योंकि सारा सिलेक्शन जो है कंप्यूटर एल्गोरिथम पे डिसाइड होता है। अब आते हैं डेट स्कीम पर, यानी डेट स्कीम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट और अलग अलग कॉर्पोरेट एफडीज में। इन्हें मेनली मैक्युलर ड्यूरेशन के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है, यानी कितने टाइम तक पैसा लॉक्ड रहेगा, उसकी एवरेज ड्यूरेशन क्या होगी। पहले समझते हैं ओवरनाइट फंड। सिर्फ एक दिन की मैच्योरिटी वाले ओवरनाइट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे सेफ और लिक्विड फंड, रिस्क ऑलमोस्ट जीरो देखने को मिलता है। इसके अलावा लिक्विड फंड्स की बात करी जाए तो डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैच्योरिटी मैक्सिमम 91 डेज की होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म सरप्लस कैश पार्क करने के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की। यहाँ पे मैक्युलर ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ्स से 6 मंथ्स के बीच में देखने को मिलता है। अब सवाल आता है कि मैक्युलर ड्यूरेशन होता क्या है। मैक्युलर ड्यूरेशन ये बताता है कि बॉन्ड या डेट फंड में इन्वेस्ट किया पैसा एवरेज कितने टाइम में रिकवर हो जाता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट चेंज का उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर किसी बॉन्ड की मैच्योरिटी 5 साल है लेकिन उसकी मैक्युलर ड्यूरेशन 4 साल है, तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स का पैसा एवरेज 4 साल में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के थ्रू रिकवर हो जाता है। अब इसमें जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो नए बॉन्ड्स हाई इंटरेस्ट रेट के साथ आते हैं, इसलिए पुराने लो इंटरेस्ट बॉन्ड की डिमांड कम हो जाती है और उनकी प्राइस गिर जाती है। हाई ड्यूरेशन बॉन्ड्स इस पे इम्पैक्ट ज्यादा होता है क्योंकि उनके कैश फ्लो फ्यूचर में लेट मिलते हैं, इसलिए इंटरेस्ट रेट चेंज होने का इफेक्ट उन पर ज्यादा पड़ता है। अब लो ड्यूरेशन फंड्स की बात करी जाए तो बेसिकली मैक्युलर ड्यूरेशन 6 मंथ से 12 मंथ्स के बीच में लो ड्यूरेशन का होता है। अब बात करते हैं मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट ये उन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है जिनकी मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर होती है। वहीं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की बात करी जाए तो इनका मैक्युलर ड्यूरेशन आपको 1 से 3 साल के बीच में देखने को मिलता है। इसके अलावा मीडियम ड्यूरेशन फंड्स का मैक्युलर ड्यूरेशन जो है वो 3 ईयर से 4 ईयर्स के बीच में आता है। मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको मैक्युलर ड्यूरेशन 4 साल से 7 साल के बीच में देखने को मिलता है। वहीं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स की बात करी जाए तो यहाँ पे मैक्युलर ड्यूरेशन जो है वो आपका 7 ईयर से बियॉन्ड देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डायनेमिक बॉन्ड फंड की। ये एक ओपन एंडेड डायनेमिक डेट स्कीम होता है। इसमें कोई फिक्स ड्यूरेशन रेंज नहीं होती है। यहाँ पे फंड मैनेजर अपनी मर्जी से किसी भी ड्यूरेशन में इन्वेस्ट कर सकता है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट आउटलुक। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। बेसिकली ये फंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, लेकिन सिर्फ हाई क्वालिटी वाले, यानी जिनकी रेटिंग AA+ हो, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे आपको 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो AA+ और एबव रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में देखने को मिलती है। क्रेडिट रिस्क फंड मिनिमम 65% जो इन्वेस्टमेंट करता है वो AA एंड बिलो रेटेड फंड्स में करता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ज्यादा रिस्क क्रेडिट रेटिंग बॉन्ड्स इश्यूअर के रीपेमेंट कैपेसिटीज को मेजर करता है, यानी कंपनीज या गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल टाइम पर चुका पाएंगे या नहीं, ये हमारे को बताता है। हायर रेटिंग AAA का मतलब है कि रिस्क कम होता है, जबकि लोअर रेटिंग का मतलब होता है डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होता है। यहाँ पे 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती है ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स में देखने को मिलती है। बैंकिंग एंड PSU फंड्स, यानी कि 80% इन बैंक्स प्लस PSUs प्लस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में या म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में देखने को मिलता है। अब बात करें गिल्ड फंड की, तो गिल्ड फंड सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि G-Secs में इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होनी चाहिए। गिल्ड में क्रेडिट रिस्क आपको 0 देखने को मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। अब बात करी जाए फ्लोटर फंड की, तो बेसिकली ये फंड प्रीडोमिनेंटली फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। फ्लोटिंग रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होती है,
मार्केट इंटरेस्ट रेट के साथ चेंज होती रहती है। यहाँ पे मिनिमम 65% जो इन्वेस्टमेंट है फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी हो जाता है। तो ये था डेट स्कीम का पूरा ब्रेकडाउन। एक क्विक रिकैप की बात करी जाए तो मैक्यूलर ड्यूरेशन के बेसिस पर ओवरनाइट 1 डे का होता है। लिक्विडिटी या लिक्विड फंड्स की बात करी जाए तो ये अप टू 91 डेज के होते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करी जाए तो 3 to 6 मंथ, लो ड्यूरेशन 6 to 12 मंथ, वहीं मनी मार्केट अप टू 1 ईयर का होता है। इसके अलावा शॉर्ट 1 to 3 ईयर्स, मीडियम 3 to 4 ईयर्स और मीडियम टू लॉन्ग 4 to 7 ईयर्स। इसके अलावा लॉन्ग ड्यूरेशन वाले 7+ ईयर्स के ड्यूरेशन में देखने को मिलते हैं। ये ड्यूरेशन याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आते हैं हाइब्रिड स्कीम पर। हाइब्रिड स्कीम इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। इनका जो रिस्क है और रिटर्न जो है वो इक्विटी और डेट के बीच में आता है। इसको भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स की। तो बेसिकली ये फंड मेनली डेट में इन्वेस्ट करते हैं जहां थोड़ा इक्विटी एलोकेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे डेट एलोकेशन कैन बी 75% to 90% ऑफ टोटल एसेट, वहीं इक्विटी एलोकेशन जो होता है 10 to 25% ऑफ टोटल एसेट देखने को मिलता है। ये कैटेगरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है क्योंकि जो इन्वेस्टर कंजर्वेटिव इन नेचर हैं और इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा सा लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये काफी हद तक अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। अब बात करते हैं बैलेंस हाइब्रिड फंड्स की। इसमें इक्विटी और डेट दोनों में इक्वल एलोकेशन देखने को मिलती है। परफेक्ट बैलेंस इक्विटी एलोकेशन यानी कि 40 to 60% ऑफ टोटल एसेट आप इक्विटी में देख सकते हो। सेम 40 to 60% आप डेट एलोकेशन भी देख सकते हो। यहाँ पे एक स्पेशल नोट ये है कि इस कैटेगरी में आर्बिट्राज अलाउ नहीं होते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, ये फंड प्रीडोमिनेंटली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा डेट एलोकेशन रखते हैं। बेसिकली इक्विटी एलोकेशन इनका 65 to 80% आ सकता है, वहीं डेट एलोकेशन क्या है 20 to 35% होता है। ये ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर लेते हैं तो ज्यादा रिटर्न पोटेंशियल भी लेके आते हैं। अब हाइब्रिड स्कीम के अगले कैटेगरीज की बात करी जाए तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये फंड मिनिमम 3 अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। हर एसेट क्लास में मिनिमम 10% एलोकेशन जरूरी हो जाता है। एसेट क्लास में हो सकता है इक्विटी हो, डेट हो, गोल्ड हो या रियल एस्टेट्स भी देखने को मिलता है। इसके अलावा फॉरेन सिक्योरिटीज को इस कैटेगरीज में सेपरेट एसेट क्लास में नहीं माना जाता है। अब बात करी जाए इक्विटी सेविंग फंड्स की, तो ये फंड इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट तीनों के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 65% की मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होनी चाहिए, जिसमें आर्बिट्राज भी इंक्लूडेड होता है। अब बात करी जाए आर्बिट्राज फंड की, तो ये एक ओपन एंडेड स्कीम होती है जहां पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करना होता है। आर्बिट्राज का मतलब है एक ही सिक्योरिटीज को अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस पे खरीदना या बेचना और उसके बाद उससे प्रॉफिट बनाना विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिस्क। यहाँ पे जो है मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो जाता है। आर्बिट्राज फंड टैक्सेस में इक्विटी फंड की तरह ट्रीट होता है क्योंकि 65% इक्विटी है लेकिन रिस्क डेट की तरह देखने को मिलता है। अब बात करी जाए सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स की, तो बेसिकली ये स्कीम एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स के लिए बनाई गई है, जैसे रिटायरमेंट हो गया, बच्चों की पढ़ाई हो गई, राइट। तो पहले बात करते हैं रिटायरमेंट फंड की। तो बेसिकली ये एक ओपन एंडेड स्कीम होता है, स्पेसिफिकली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बनाई गई है। इसमें लॉक इन पीरियड जो है वो 5 साल या रिटायरमेंट एज तक मानी गई है। रिटायरमेंट एज या 5 साल से पहले जो भी पहले आएगा उसके बाद आप उसको रिडीम कर सकते हैं। सेकंड, चिल्ड्रन गिफ्ट फंड की बात करी जाए तो बेसिकली ये फंड बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाली स्कीम बनाई गई है, स्पेसिफिकली उनके फ्यूचर गोल के लिए। यहाँ पे लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है या जब तक बच्चा मेजॉरिटी एज यानी 18 साल अटेंड नहीं कर पाता है तब तक ये अमाउंट आपका लॉक इन रहेगा। अब कुछ अदर स्कीम्स की बात करी जाए जैसे इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको ETF भी बोला जाता है। ये स्कीम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को रेप्लिकेट करके उसको ट्रैक करती है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक। इसमें क्या है, आपको मिनिमम 95% इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर इंडेक्स के सिक्योरिटीज में होनी चाहिए। ये एक पैसिव मैनेजमेंट होता है, फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स नहीं चुनते हैं।
बस वो सेम जो इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो इंडेक्स में स्टॉक्स फॉल करते हैं, उनको रेप्लिकेट करके उन्हीं फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा फंड ऑफ फंड या ओवरसीज फंड ऑफ फंड या डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड की बात करी जाए तो ये एक ऐसी स्कीम होती है जो किसी दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करती है, सीधे सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। जैसे एक फंड ऑफ फंड सिर्फ दूसरे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है या ओवरसीज फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पे अगेन 95% अंडरलेइंग जो है वो फंड में इन्वेस्ट करना जरूरी हो जाता है। अब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर स्कीम्स में देखा जाए तो रीट्स और इनविट्स भी आते हैं। बेसिकली रीट्स का मतलब है रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड एक क्लोज एंडेड फंड होता है, मतलब एक बार एनएफओ के बाद आप डायरेक्टली खरीद या बेच नहीं सकते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये रियल एस्टेट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं सेबी कैटेगराइजेशन ऑफ अदर स्कीम्स लाइक रीट्स और इनविट्स। रीट्स यानी कि रियल एस्टेट की बात करी जाए तो बेसिकली रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड एक क्लोज एंडेड फंड होता है, मतलब एक बार एनएफओ के बाद से आप डायरेक्टली इसमें खरीद या बेच नहीं सकते हैं। बेसिकली ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रियल एस्टेट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी रेगुलेशंस 1996 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिनिमम 75% नेट एसेट रियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सेबी रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इनविट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी इन्वेस्टमेंट अलाउ करती है, लेकिन ये दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं है। ये एक अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रियल एस्टेट एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे कॉमर्शियल बिल्डिंग हो गई, मॉल्स हो गए, ऑफिसेस हो गई। इसके थ्रू वो रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनविट्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे रोड्स, हाईवेज, पावर प्लांट्स, पाइपलाइंस। इनसे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में मिलता है। अब बात करते हैं कुछ कंपैरिजन की, जैसे रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, रीट्स और इनविट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड जो है वो ट्रस्ट के रूप में काम करता है, वहीं रीट्स भी एक ट्रस्ट की तरह काम करता है, लेकिन स्पेसिफिकली रियल एस्टेट एसेट्स के लिए। इसके अलावा इनविट्स भी ट्रस्ट होता है जो स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए काम करता है। अब बात करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। रीट इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में, जैसे ऑफिसेस, मॉल्स, होटल्स, इन सब में इन्वेस्टमेंट करता है। वहीं इनविट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में, जैसे कि टोल हो गया, रोड्स हो गए, पावर ट्रांसमिशन लाइंस हो गई, पाइपलाइंस हो गई, इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट करता है। लिस्टिंग की बात करी जाए तो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। ये एक क्लोज एंडेड स्कीम्स होती है। वहीं रीट्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। इनविट्स भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो रीट्स और इनविट्स दोनों में रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था चैप्टर 2 कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से समझा है तो बिलीव मी, आप सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर जर्नी के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना चुके हो। याद रखो, म्यूचुअल फंड सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके क्लाइंट के पैसा, उनका ट्रस्ट, उनके फाइनेंशियल गोल्स, सब कुछ इस नॉलेज पर डिपेंड करता है। जितनी क्लैरिटी आपको यहां मिलेगी उतना कॉन्फिडेंस आप क्लाइंट के सामने फील करोगे। इसलिए इस चैप्टर को सिर्फ रटना नहीं है, समझना है। आपको इसको नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, क्योंकि ये चैप्टर एक बेसिक है। अगर आपको गेम चेंज करना है तो आपको इसको समझना जरूरी हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि एलिवेस्ट एकेडमी पर आपको मिलेगा कंप्लीट रोड मैप फ्रॉम लर्निंग टू अर्निंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं आपके सक्सेसफुल एमएफटी जर्नी की तरफ। थैंक यू।